बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू ट्रीट साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी आप लोगों को किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हों, बीएस में रिपोर्ट राइटिंग ज़रूरी होती है। एमफिल एमएस तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको डिटेल से रिपोर्ट राइटिंग करना सिखाऊंगी, जिससे आपको असाइनमेंट राइटिंग में और रिपोर्ट राइटिंग में और थीसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है आप लोगों ने, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आप लोग बहुत ही इजी वे में रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। और आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और बताती हूँ कि इसके 20 मार्क्स होते हैं बीएस में, और अगर आप 5 या 6 सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों को ये बनानी पड़ती है और 20 मार्क्स आपके इसमें से लगते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी रिसर्च की रिपोर्ट को दिखाती हूँ कि किस तरह से रिसर्च राइटिंग, या अगर आपका रिसर्च का सब्जेक्ट है तो आप किस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक टॉपिक को चूज़ किया है। आपने कोई सा भी टॉपिक अपने इर्द गिर्द के माहौल में से, अपनी सोसाइटी में से देख लेना है कि पाकिस्तान में या किसी अदर कंट्री में कौन सा जो इशू है वो चल रहा है, उसको लेकर आपने रिसर्च करनी है। ये कह लें कि एक मिनी रिपोर्ट होती है रिसर्च पे, और ये रिसर्च मेथडोलॉजी 2 और 1 में भी आ सकती है, बीएस साइकोलॉजी में या बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसकी ज़रूरत आपको फील होगी। अच्छा जी, आपको मिला है एक रिसर्च का टॉपिक जिसको आपने सेलेक्ट करना है कि अभी मैं कौन सा टॉपिक लूँ और उस पर मैं रिपोर्ट अपनी तैयार करूँ। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा हाइपोथेसिस का नाम, तो वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाइपोथेसिस आपने एक सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि उसको आपने फिर कंफर्म करना है रिसर्च बेस पे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन यूथ इन पाकिस्तान, यानी कि क्या इम्पैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का पाकिस्तान के नौजवानों पर। अब इस पे मैंने रिसर्च करनी है। आप लोगों ने भी ऐसा ही कोई हाइपोथेसिस को चूज़ कर लेना है और उस पर रिसर्च अपनी स्टार्ट कर देनी है। आप ये टॉपिक भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है। उसके बाद आपने यहाँ पर, मैं लोगों को ब्लर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं है, तो आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है। पहले आपने लिखना है टॉपिक, जो आपका टॉपिक है रिसर्च का, उसको लिखने के बाद आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी लोगो लगाना है। अपनी सबमिट जिसे करवानी है आपने रिपोर्ट, उसका नाम लिखना है। उसके बाद आप तो का अगर ग्रुप रिपोर्ट है तो ग्रुप के सबमिटेड बाय ग्रुप के बारे में लिख देना है। अगर आपकी अकेले की रिपोर्ट है तो आपने अपना नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद सेमेस्टर लिख देना है, जो उस सेमेस्टर में आप हैं इसके सेमेस्टर को लिख देना है। उसके बाद आपने कोर्स, जो भी आपका कोर्स सेशन किस तरह स्टार्ट होगा वो सब आपने लिख देना है। ये सबसे पहले रिपोर्ट का फ्रंट पेज को फोकस किया जाता है, तो ये आपका फ्रंट पेज होगा। उसके बाद आपने अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर देना है, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना है। ये आपका फर्स्ट पेज रेडी हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, तो मैंने जो है यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट का लोगो जो है वो लगाया है। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहते हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड कोई लोगो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये लोगो कलर में होना चाहिए। आपकी जो प्रिंट असाइनमेंट है उसको कलर देना है आपने। लेकिन अगर आप ये लगाएंगे तो इसकी अट्रैक्शन ही और होगी। मैंने ये लगाया है, बहुत ही प्यारा लगा था, इसलिए आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने टॉपिक के हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें कि मैंने अपने, ये सबसे आखिर में बनाया जाता है। जैसा कि हमें तो नहीं आइडिया कि किस पेज पे कौन सा जो है कंटेंट हम लिखेंगे, तो जिस पेज पे जो कंटेंट या टॉपिक लिखा होगा वही आपने इसमें ऐड कर देना है। जैसा कि मेरा पहला पेज था, एक्नॉलेजमेंट से मेरा फर्स्ट पेज स्टार्ट हुआ। जो आपने फर्स्ट पेज लोगो वाला, या आपने दूसरा जो मैंने पेज आपको दिखाया है, वो आपने इस पेज में ऐड नहीं करना। आपने ऐड कहाँ करना है? जहाँ आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है अपनी रिपोर्ट की।
तो फर्स्ट पेज पे एक्नॉलेजमेंट आता है जो कि हर रिसर्च रिपोर्ट में आपको मिलेगा। किसी भी बुक को आप अगर पढ़ें तो उसमें एक्नॉलेजमेंट का एक पेज आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। अब देखें कि एक्नॉलेजमेंट का फ़र्स्ट पेज में मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेरा सेकंड पेज पे आया, कीवर्ड्स मेरे सेकंड पे, यानी जिस पेज पे अगर 2 बार नंबरिंग शो हो रही है तो दोनों बार आपने इस टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करते जाना है। ये देख लें कि ये तरीक़ाकार होता है टेबल ऑफ कंटेंट लिखने का, जो कि एक एपीए के थ्रू या एपीए राइटिंग के थ्रू किया जाता है। ये मैं आपको एपीए के अकॉर्डिंग ही सिखा रही हूँ। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए का फुल फॉर्म है और उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। उसके बाद आप लोगों ने एक्नॉलेजमेंट लिखनी है। इसमें आपने इंट्रोडक्शन देना होता है कि मेरे वालिदैन की दुआओं से या अल्लाह ताला की मदद की वजह से या मेरे टीचर्स के स्ट्रगल्स की वजह से मैंने ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। मैंने यहाँ पर अपनी जो भी मेरे साथ पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने, उनके बारे में या जिसने आपकी मदद की हो इस रिपोर्ट में, लाइक आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपकी मदद किसी ऐसे शहरी ने की है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है, आपने उसको भी ऐड कर देना है इसमें। यानी कि अगर मेरी टीचर ने मेरी हेल्प की है तो मैं टीचर का लिख दूँगी, अगर किसी डॉक्टर ने की है तो डॉक्टर का रेफरेंस आप देंगे। तो ये एक्नॉलेजमेंट में ये सब ऐड करना होता है। आप मेरे ये एक्नॉलेजमेंट को भी देख सकते हैं, आप इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग करके अपनी रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद आपका आ जाता है जी, मेरी 21 पेजों की रिपोर्ट है ये, और आप लोगों ने भी कम से कम 20 या 21 पेजों की रिपोर्ट तैयार करनी होती है, तभी कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट का पेज आ गया, जिसमें आपने लिखना है कि इसमें कौन कौन से जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार की गई थी, पहले किसने काम किया था इन रिपोर्टों को और किस तरह से किया गया है, ये पहले इस पे रिपोर्ट बनी है या नहीं बनी, ये चीज़ें इसमें ऐड करनी होती हैं। ठीक है, इसमें एरिया आपका कौन सा रिचुअल्स। अच्छा, मैं आप लोगों को फिर इसके ना सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैं ये इसकी राइटिंग, इसकी सारी जो स्पेसिफिकेशन है ना वो करना सिखाऊंगी, किस तरीके से लिखी जाती है। ये तो मैं आपको लिखी हुई दिखा रही हूँ ना, और मैं सेकंड वीडियो में आप लोगों को लिखने के तमाम प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह से आपने राइटिंग क्या सेट करनी है, डिस्टेंस कितना रखना है, और क्या जो है आपने रूल्स को फॉलो करना है। तमाम डिटेल मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जस्ट रिपोर्ट रिव्यू करवा रही हूँ कि किस तरह से लिखी होती है। उसके बाद देखें कि ये मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। यानी कि जिनकी फुल फॉर्म या मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कौन कौन से वर्ड जो हैं वो ज़रूरी हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया। पहले एक्नॉलेजमेंट लिखा, अब्स्ट्रैक्ट लिखा, अब चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है। आपने चैप्टर्स में डिवाइड करना है। पेज नंबर 3 पे आ रहा है मेरा इंट्रोडक्शन। इसमें आपने तमाम अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, क्यों ये जो है पाकिस्तान में ज़्यादा है, कितने लोग इसका शिकार हैं, ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी है। लेकिन आपने करंटली, ये देखें मैंने करंटली पीपल्स के जो रिसर्च हुई थी उनसे सेलेक्ट किया है इनको, और उसके बाद मैंने तमाम चीज़ों को लिखा है। ये सब आपने रिसर्च के थ्रू ही करना है। लाइक आपने देखना है कि मेरी पिछली रिसर्चेस कैसे हुई हैं, उनमें से आपने डाटा कलेक्ट करना है। फिर कुछ आपने सर्वे फॉर्म बनाने होते हैं, वो भी आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये जी इसमें सारा इंट्रोडक्शन आ गया। ये आपको गूगल पे अवेलेबल होगा, पिछली जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उन पे अवेलेबल होगा कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये तकरीबन 2 पेजों का मेरा इंट्रोडक्शन है। आगे क्या बात हो रही है, हमारा हाइपोथेसिस क्या है, इम्पैक्ट ऑफ यूथ, क्या इम्पैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का यूथ के ऊपर। तो इसमें आपने बताना है कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है मेंटल हेल्थ पे, कंडीशन, हैप्पीनेस हो रही है, सुसाइड अटैम्प्ट्स हो रही हैं, बहुत सारे इशू हो रहे हैं ना, यूथ पे बहुत सारा असर पड़ रहा है इनका, जितने भी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के सेशंस हैं। ओके, इसमें आपने ये सारे इम्पैक्ट ऐड कर देने हैं, जो भी यानी कि आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने करते जाना है।
अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में रिपोर्ट चाहिए तो मैं आप लोगों को कई बार कहा है कि मेरा मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, मुझे ईमेल किया करें, आपको फ़ौरन मैं सेंड कर दूँ डॉक्यूमेंट्स में, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा होता है, लेकिन जब मैं उन्हें ईमेल पूछती हूँ तो वो बताते ही नहीं हैं। पहले आप ऐसा किया करें कि मुझे मेल में मेंशन कर दिया करें, आपको उसी वक्त आपकी जो टॉपिक या पीडीएफ है वो मिल जाएगा। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के ऑन मेंटल हेल्थ, हमारा बिकॉज़ हमारा टॉपिक जो है वो साइकोलॉजी के रिलेटेड ही रहेगा, तो हमने साइकोलॉजी से हट के नहीं हो जाना, उसी के रिलेटेड ही हमें जाना है। तो क्या इफ़ेक्ट हैं मेंटल हेल्थ के यूथ के ऊपर? ज़ाहिरी बात है किसी भी चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे तो होता है। क्या होता है उसमें? डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, आप सुसाइड तक भी अटेम्प्ट कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं किस में आ जाती हैं? हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन में। तो सबसे पहले क्या इंक्रीज़ होता है? डिप्रेशन सबसे कॉमन जो वजह होती है किसी भी चीज़ को अगर हम फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो सबसे पहले जो मेंटल इलनेस का शिकार होता है वो बंदा डिप्रेशन का ही होता है। तो इसमें मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, सबकी रिसर्चेस को देखते हुए मैंने मेंशन किया कि इस तरीके से जो है वो डिप्रेशन हाईली रिकमेंड हुआ, स्ट्रेस बढ़ा, किस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का असर जो है वो हमारी साइकिल इफ़ेक्ट पड़ा है उसका, तो ये चीज़ें मैंने लिखी। फिर सेल्फ़ एस्टीम पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा, ये तमाम चीज़ें आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद आपने छोटा सा सर्वे करना होता है, उसके अकॉर्डिंग पड़ती हैं। आपने कुछ सवालनामे क्वेश्चनेयर बनाना होता है, उसको अपनी ऑडियंस में तकसीम कर देना होता है। आप कॉलेज लेवल पे अगर देख रहे हैं तो वो आपने उस तरह की जो है पेपर्स को या सैम्पलीफाई करना होता है उसी चीज़ों को। लाइक अगर आपका टॉपिक है कि सिगरेट नोशी पे ऊपर इम्पैक्ट क्या है या इस तरह का कोई आपका टॉपिक है, तो आप लोगों ने उन ऑडियंस से ही या मशवरा या क्वेश्चनेयर हल करवाना है जो कि सिगरेट नोशी करते हैं या उसके बारे में कोई राय देना चाहते हैं। तो मेरा टॉपिक यूथ के बारे में था, तो मैंने यूथ से ही जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनसे मैंने अपना क्वेश्चनेयर हल करवाया। उसके बाद ये हाइपोथेसिस बने मेरे, जो कि मैंने हाइपोथेसिस दिए थे, कुछ क्वेश्चंस के तौर पर बनाए थे मैंने कि क्या ये हो सकता है बीइंग वीक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कैन काज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, ये मेरा एक हाइपोथेसिस तैयार हो गया कि क्या जो इकोनॉमी पर पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट का कोई असर हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, ये हमारा एक हाइपोथेसिस है। इस तरह के आपने 2-3 हाइपोथेसिस तैयार करके यहाँ पर दे देने हैं, जैसा कि मैंने भी दिए हुए हैं हाइपोथेसिस नंबर 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से अगर आप चलते रहें ना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग की तो यकीन माने बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाता है जी लिटरेचर व्यू, और ये एक चैप्टर नंबर 2 भी कह सकते हैं इसको। लिटरेचर रिव्यू आप फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जितनी भी पुरानी रिसर्चेज़ हुई होती हैं, जितने लोगों ने भी इस टॉपिक पे रिसर्च की है, ज़ाहिर है इतनी बड़ी दुनिया में हर बंदा जो है किसी ना किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा होता है, तो लाजमी है कि कोई ना कोई बंदे या पिछली प्रीवियस जितनी भी रिसर्चेज़ हैं ना, उसमें यहाँ पर रिव्यू देना होता है रिसर्चेज़ का, तो इसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। ये देख लें कि मैंने तमाम जितनी भी रिसर्चेज़ हुई थी उनको ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस किया है कि उनका क्या कहना है, उनका क्या रिज़ल्ट था इस रिसर्च के बारे में। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर दें, ये कम से कम आपका 2 पेजों का होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आ जाता है जी रिसर्च मेथडोलॉजी या मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। किस किस्म का आपने रिसर्च का टूल यूज़ किया है, किस तरीके से आपने रिसर्च की है। अब रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताई हुई हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया है, उसके बाद सर्वे मेथड हो गया, किस इंटरव्यू मेथड, किस तरीके से आपने डाटा कलेक्ट किया है। बिकॉज़ हमारा रिसर्च का टॉपिक है तो हमने बयान भी यही करना है कि आखिर हमने डाटा कलेक्ट किस तरह से किया है। तो ये मैंने क्वांटिटेटिव डाटा के थ्रू ये रिसर्च कंडक्ट की थी। आप देख लें कि आपने क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ किया या क्वालिटेटिव।
उस मेथड से ही आप लोगों ने बयान करना है कि आपने किस तरीके से इस रिसर्च को कंडक्ट किया था। अब यहाँ पर मैं तमाम इंफॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पर मेथड्स की, कि किस तरह से कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हुए कितने मैंने डाटा को सैम्पलिंग, किस तरह से सैम्पलिंग का भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस तरह की सैम्पलिंग आप लोगों ने यूज़ किया है, स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ की है या कोई और किस्म की। मैंने यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ की थी। तो यहाँ पर आपने सैम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। स्टूडेंट्स ऑफ जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च फ़र्ज़ किया कि मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 15 स्टूडेंट्स को लिया, उससे मैंने अपना क्वेश्चनेयर हल करवाया। क्योंकि मेरा क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो मैंने क्वेश्चनेयर जो है वो बनाकर अपना मेरी रिसर्च है तो उसको मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो है करवाया या किसी और यूनिवर्सिटी से करवाया। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जहाँ से भी मर्ज़ी करवा सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स में, अगर आपका स्टूडेंट्स का सर्कल है तो वहाँ पे करवा सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में रिसर्च कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, अमला या जितने भी लोग हैं उनसे अपना क्वेश्चनेयर हल करवा कर यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप लोगों ने कहाँ से डाटा या सैम्पलिंग की है। अच्छा जी, अब मैंने अपनी यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है मेंशन की कि 15 स्टूडेंट्स मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से लिए हैं, 15 मैंने एग्रीकल्चर से लिए हैं। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप कहाँ से लेते हैं। एज कितनी थी उनकी, ज़ाहिर बात है अनएम्प्लॉयमेंट ऑन यूथ पे कर रही हूँ तो मैं यूथ की ही एज लूँगी, ना कि मैं छोटे बच्चों से या बूढ़ों से तो हल नहीं करवाऊँगी ये। तो उसकी एज आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। अगर आपका टॉपिक बूढ़ों वाला है तो आपने बूढ़े लोगों की एज या 40 से 50 के दरमियान इस तरह से लिख देनी है। अगर बच्चों का है तो स्मॉल एज के बच्चों का जो एज होती है वो आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। उसके बाद मैंने डाटा किस तरह से एनालिसिस किया, ये आपका हो गया 4th चैप्टर। ये जो पॉइंट्स है ना, इसी के अकॉर्डिंग चलते जाना है आपने। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब मैंने जो क्वेश्चनेयर को हल करवाया उसका जो भी डाटा आया मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। मैंने तकरीबन यहाँ पर 20 क्वेश्चंस बनाए थे और मैंने सबको फ्रीक्वेंटली जो है वो एक पैराग्राफ में बजाय मैंने एक टेबल को शो किया कि कितने लोग एग्री थे स्ट्रॉन्गली और कितने जस्ट एग्री थे और किसने डिसएग्री थे और कितने लोग डिसएग्री थे। ये तमाम मैंने 4-5 जो थी ना टेबल के ऊपर ही, सर्वे के ऊपर ही जो था मेरे क्वेश्चंस का, उसके ऊपर ही मेंशन किया था। उसके बाद मैंने इसका टेबल बनाया। टेबल में मैंने जितने भी हमारे रिस्पॉन्स आए उसको मैंने इसमें शो किया, यानी कि जितने लोग एग्री थे उनका रिस्पॉन्स कितने लोगों ने दिया, 13 लोगों ने एग्री का दिया। जो डिसएग्री थे उस क्वेश्चन के उतने लोगों को मैंने 0 दिया। यानी कि एक क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह जो है वो हुकूमत हो सकती है। अगर उस पे एग्री हैं 13 लोग, मेरे टोटल 30 लोग थे ना मेरे पास, तो अगर उस क्वेश्चन का 13 लोग जवाब दे रहे हैं कि जी, तो फिर आप लोगों ने एग्री लगा देना है। यानी कि वहाँ पे मैंने ऊपर क्वेश्चन है कि ऊपर ही पॉइंट आउट किया है, जो कि नीचे भी आपको दिखाऊंगी मैं। जितने लोग डिसएग्री होंगे आपने उतना ही उसके टेबल में मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनेयर मैंने यहाँ पर इस PDF में नहीं लगाया है क्योंकि उसका मैंने अलहदा से प्रिंट आउट निकाला हुआ था, जो कि अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको वीडियो में वो भी दिखा दूँगी। लेकिन वो जो क्वेश्चनेयर है वो हमने तकसीम करने के लिए बनाए थे। 30 क्वेश्चनेयर थे और 30 लोगों में हमने बांट दिए। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स थे मैंने जस्ट वहाँ पर रिस्पॉन्स शो करवाए। और वो जो क्वेश्चन है आपने हल करवाया होगा ना, एक आधा आपने वो भी आपने जो इसके क्वेश्चन के जो टेबल है उसके नीचे लगा देना है, ताकि आपके टीचर को पता चले कि आप लोगों ने ये हल करवाया है। PDF में मैंने नहीं मेंशन किया, लेकिन आप वैसे लगा दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाता है प्रोसीजर हाइपोथेसिस चेकआउट का। किस तरह से हमने चेक किया कि हमारे जो फ़र्ज़ किया 30 में से 20 जो रिस्पॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्गली एग्री हैं, तो इसका मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस है
वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, या इसकी जितनी भी किस्में हैं आपने उसमें देखना है कि हमारा हाइपोथेसिस किस में फॉल कर रहा है, नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव है या कोई और है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि आपको पहले तो अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हाइपोथेसिस के बारे में। उसके बाद आपको थोड़ी सी स्टैट्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने अच्छी रिपोर्ट बनानी है तो आपको सैम्पलिंग का थोड़ा पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। तो ये इस तरह से मैंने अपने रिस्पॉन्सेस को शो किया कि हाइपोथेसिस हैं वो नल हैं, कितने अल्टरनेटिव हैं और कितने दूसरे जो भी हैं हाइपोथेसिस कौन कौन से बन रहे हैं। इन चीज़ों को मेंशन करने के बाद मैंने एंड पे क्या किया जी, अपना कंक्लूजन दिया कि क्या इस रिसर्च का क्या मकसद है, क्यों ये की गई और किस तरह से मैंने इसका जो कंक्लूजन है वो निकाला है, यानी इसका रिज़ल्ट क्या है मेरे नज़दीक, वो आप लोगों ने अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर बता देना है। जैसा कि एक कंक्लूजन की एग्जांपल देती हूँ मैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे जो नौजवानों पर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और जो है सेल्फ़ इस्टीम को लूज़ कर रही है। ये मेरा एक कंक्लूजन निकला। और उसके बाद किस तरह से नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और माशरे में बुराइयां बढ़ रही हैं, ये भी एक कंक्लूजन मुझे लगा कि ये मेरे रिसर्च में था जिसकी वजह से नौजवान डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये कंक्लूजन निकला मेरा, आप लोगों ने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बता देना है। अच्छा, अब आप लोगों की चॉइस है, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके टीचर्स अलाउ करते हैं तो आप लोग करें, वरना फिर आप लोग ना करें। सजेशन या रिकमेंडेशन देनी होती है कि क्या क्या चीज़ें अगर हम करें तो हमारी जो इस प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं। अपनी सजेशन यानी कि सर्वे या रिसर्च के बाद आप लोग जो देना चाहें कि कौन कौन सी चीज़ें अगर आप ये ऐड करते हैं तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं, या जिस प्रॉब्लम को आपने कॉज़ किया है वो प्रॉब्लम आप लोगों की ख़त्म हो सकती है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग दे देनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। यहाँ पर पेज नंबर पर 16 पे मैंने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, जो कि मुझे भूल गया था कि मैंने ऐड किया था, क्योंकि मुझे लगा मैंने PDF में नहीं ऐड किया, लेकिन मैंने किया हुआ है। अगर इस तरह से आप प्रिंट ले देंगे तो आपके लिए आसानी है, अगर अलहदा आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी होगी। ये मेरे क्वेश्चंस थे और ये देखें मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखें। इसी तरह मैंने अपने वो जो फॉर्म मैंने फ़िल करके वहाँ पर लगाया था पीछे, ये वाला, ये इसमें रिस्पॉन्सेज ही शो थे, जितने जितने लोगों ने जो जो रिस्पॉन्स दिए थे वो तमाम इसमें शो किए गए हैं, यानी किस सवाल का कौन से लोगों ने कितना जवाब दिया था। यानी क्वेश्चन है गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्या गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। यानी कि इस तरह के आपने क्वेश्चंस जो हैं वो आपने ऐड करने हैं, वो अपनी मर्ज़ी से देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें, और अथेंटिकली अच्छे से क्वेश्चन उसी टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों ने ऐड करने हैं। ये देखिए मैंने अपने छोटे छोटे, और क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए ना। आप लोगों ने क्वेश्चन का टॉपिक तो पढ़ा होगा रिसर्च में, जो कि मेरी वीडियो में मौजूद भी है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। क्वेश्चन आप लोगों का जिस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए उसमें तमाम डिटेल मौजूद है, किस तरह का आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं दे देने कि पढ़ना मुश्किल हो जाए, और फिर देख लेना है कि क्या ये ऑडियंस जो है वो उर्दू में पढ़ रही है या इंग्लिश में, लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, आप लोगों ने ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया था 20 क्वेश्चंस का, ये भी हो गया। ये एक्चुअली मैंने ना क्वेश्चन एंड पे नहीं लगाते, जैसे कि रिस्पॉन्सेज वाला पेज है उससे पहले ही लगाते हैं, ये मैंने बाद में ऐड किया है इसलिए ये एंड पे है, तो आप लोगों ने एंड पे ऐड नहीं करना। रेफरेंस आप लोगों ने देने हैं, मैं ये सिखाऊंगी आप लोगों को अगली वीडियो में कि किस तरह से लिखी कैसे जाती है रिपोर्ट, स्टार्ट कैसे की जाती है, रेफरेंस किस तरह से लिखे जाते हैं, टॉपिक का किस तरह से दरमियान साइज़ क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आपको सिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो रेफरेंस जो है वो आप लोगों ने देखना है कि हमने किस वेबसाइट से लिया है, किस टीचर से हमने गाइडेंस ली है, किस
लोगों से या हमने किसी आर्टिकल से ली है, ये तमाम उसके रेफरेंसेस आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। जैसा कि मैंने ये वेबसाइट से जो है लिया था डाटा, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है थोड़ा सा। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह लेना है ना, तो वहाँ पर आप लोगों ने वेबसाइट को थोड़ा मेंशन कर देना है और इस तरह से आप लोगों ने रेफरेंस दे देने हैं। तो यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।